हेलो गाइस आज हम करेंगे हरियाणा बोर्ड के द्वारा इशू हुआ जो केमिस्ट्री का सैम्पल पेपर है। इसको करेंगे बच्चों। इसको करने का फ़ायदा ये है बच्चों, पहली बात तो ये ऑफिशियली हरियाणा बोर्ड ने डिक्लेयर करा है, इशू करा है, तो इससे ज़्यादा सर क्वेश्चन रिपीट होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। और हरियाणा बोर्ड से क्योंकि ये इशू हुआ है और एक ही पेपर इशू किया हरियाणा बोर्ड ने, तो ये इसके अंदर से क्वेश्चन रिपीट होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो बच्चों इस पेपर को सेकंड पार्ट है, ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट हम कर रहे हैं। इसको आप करने के लिए मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूँगा, इसके अंदर छोटी छोटी ट्रिक के साथ एक्सप्लेन करूँगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें। और दूसरी बात इसमें ये भी है बच्चों, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं जो मैंने वीडियो बनाए हैं इस चैनल के ऊपर, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने यूनिट वाइज वीडियो बनाए हैं। उन यूनिट वाइज वीडियो से ही सारे के सारे टॉपिक, सारे के सारे क्वेश्चंस उन्हीं वीडियो से आ रहे हैं। तो अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं केमिस्ट्री के पेपर की, तो आप वो वाले वीडियो, यूनिट वाइज जो वीडियो मेरे ज़रूर देखें, क्योंकि इस सैम्पल पेपर के अंदर भी ज़्यादातर नहीं 99% क्वेश्चंस उन्हीं वीडियोज़ में से हैं, उन्हीं टॉपिक्स में से हैं। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारा ये है, सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन है कि बीसीसी जो होता है, परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस इन बीसीसी अरेंजमेंट, बीसीसी अरेंजमेंट के अंदर एम्प्टी स्पेस कितना होता है। तो पहले आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों, सिंपल क्यूबिक के अंदर फिल्ड स्पेस कितना होता है, ऑक्यूपाइड स्पेस कितना होता है। सिंपल क्यूबिक के अंदर हमारा बीसीसी के अंदर और एफसीसी के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। फिल्ड स्पेस, ऑक्यूपाइड स्पेस पता होना चाहिए। सिंपल क्यूबिक के अंदर होता है हमारा 52.4, बीसीसी के अंदर होता है हमारा 68% और एफसीसी के अंदर होता है 74%। ये फील्ड स्पेस होता है, ऑक्यूपाइड स्पेस होता है। और हमें पूछा एम्प्टी स्पेस, तो एम्प्टी स्पेस को निकालने के लिए, ये परसेंटेज में होता है, एम्प्टी स्पेस को निकालने के लिए इनकी वैल्यूज़ को हम 100 में से माइनस कर देते हैं। तो जैसे मुझे बीसीसी के अंदर पूछा है उसने एम्प्टी स्पेस, तो एम्प्टी स्पेस कितना हो जाएगा, 100 माइनस 68, ये आ जाएगा हमारा 32। तो इसका आंसर आएगा 32, यानी कि हमारा 32 आंसर आ जाएगा। ये 32 इसके अंदर ऑप्शन है हमारा सी, इसका सी आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों हमारा, शुद्ध जल की मोललता क्या है, द मोलैलिटी ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर की मोलैलिटी या फिर मोलैरिटी दोनों ही बच्चों 55.5 होती हैं, याद रखेंगे आप, फिक्स है 55.5। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, कॉपर से 2 पॉजिटिव, एजी पॉजिटिव से एजी, इसके अंदर पूछा है कि ये हमारा इसके अंदर एनोड कौन सा है या कैथोड कौन सा है। ये बच्चों हमारी एक नस्ट इक्वेशन है। तो मैं आपको बताऊं नस्ट इक्वेशन में क्या होता है, जैसे कि ए से ए पॉजिटिव, उसके बाद बीच में होती है एक सॉल्ट ब्रिज, डबल लाइन ये सॉल्ट ब्रिज होती है, ऊपर से फिर बी पॉजिटिव से बी। तो इसके अंदर ये लेफ्ट साइड वाला तो एनोड होता है बच्चों, राइट साइड वाला कैथोड होता है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं बच्चों, जो कॉपर 2 पॉजिटिव होगा, ये वाला कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर ये हमारा एनोड होगा और सिल्वर हमारा क्या होगा, यहाँ पर कैथोड होगा। तो यहाँ पर इसके अंदर पूछा है कॉपर कैथोड, नहीं कॉपर तो एनोड है, सिल्वर कैथोड, ये ऑप्शन सही है, बी आंसर इसका आ जाएगा। क्योंकि राइट साइड वाला जो होता है सॉल्ट, आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर राइट साइड वाला, 2 लाइनों के राइट साइड वाला वो कैथोड होता है। तो यहाँ पर जो सिल्वर पॉजिटिव है, एजी पॉजिटिव, यानी एजी जो होगा सिल्वर होगा वो कैथोड होगा, लेफ्ट साइड वाला एनोड, राइट साइड वाला कैथोड। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखें बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आइडेंटिफाई करना है हमें। और के दे रखा है, के की वैल्यू दे रखी है 2.6 इंटू 10⁻⁻⁴, और इसकी यूनिट दे रखी है मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर बच्चों हम यूनिट से पता लगाते हैं, यूनिट से पता लगाते हैं कि उसका ऑर्डर क्या होगा। तो क्योंकि हमारा मोल पर लीटर पर सेकंड है, मोल पर लीटर पर सेकंड कौन से ऑर्डर की यूनिट होती है, ये बच्चों जीरो ऑर्डर की यूनिट होती है, मोल पर लीटर पर सेकंड। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, जीरो ऑर्डर हो गया। अगर यहाँ पर होता मोल पर लीटर पर सेकंड की जगह पर यहाँ पर सेकंड इन्वर्स होता, तो सेकंड इन्वर्स हमारी फर्स्ट ऑर्डर की होती है, तो इसका ऑर्डर क्या होता, फर्स्ट होता। और अगर यहाँ पर होता मोल इन्वर्स लीटर पर सेकंड होता, ये हमारी सेकंड ऑर्डर की यूनिट होती है, तो हम इसका आंसर सेकंड ऑर्डर करते। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मोल पर लीटर पर सेकंड है, तो ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट होती है, सॉरी जीरो ऑर्डर की यूनिट होती है। इसकी एक ट्रिक भी है बच्चों, ट्रिक क्या है किसी भी ऑर्डर की यूनिट निकालने की, मोल की पावर हमारी n-1 कर देते, 1 - n कर देते हैं, और लीटर की पावर n-1, ये हमारा सेकंड इनवर्स, ये इसकी फॉर्मूला है। अगर आपको जीरो ऑर्डर की निकालनी है तो n बराबर 0 कर देंगे, तो मोल की पावर 1 हो गया, 0 - 1, यहाँ पे n की वैल्यू 0 पर लीटर और सेकंड इनवर्स,
इस तरीके से यूनिट को देख के हम पता लगा सकते हैं बच्चों, क्योंकि मोल पर लीटर पर सेकेंड हमारी जीरो ऑर्डर की यूनिट है, इसका आंसर जीरो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, हार्डी स्कूल्स रूल के अकॉर्डिंग कह रहा है कि ये हार्डी स्कूल्स रूल के अकॉर्डिंग, ये क्वेश्चन हमारा देखें फिफ्थ क्वेश्चन है, ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, ये फिफ्थ क्वेश्चन है, कह रहा है हार्डी स्कूल्स रूल के अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ग्रेटर फ्लोकुलेटिंग पावर। फ्लोकुलेटिंग का मतलब कोगुलेशन पावर, फ्लोकुलेटिंग का मतलब क्या होता है, कोगुलेशन पावर या फिर कोगुलेटिंग पावर। अब ये कोगुलेशन पावर या कोगुलेटिंग पावर बच्चों डिपेंड करती है चार्ज पर, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा फ्लोकुलेटिंग या फिर कोगुलेटिंग पावर होगी। आप देख सकते हैं सबसे एल पर कितना चार्ज है 3 पॉजिटिव, बी ए पर 2 पॉजिटिव, एन ए पर 1 पॉजिटिव और के पर भी 1 पॉजिटिव, तो सबसे ज़्यादा चार्ज ए एल पर है, तो इसका आंसर आएगा Al3 पॉजिटिव, इसका आंसर हो जाएगा Al3 पॉजिटिव, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, तो इसका आंसर ए है। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, ये कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज़ द मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा बच्चों, वैसे तो होता क्या है हमारा टॉप टू बॉटम चलने पर, ये हमारा आपको दिए हुए हैं, ये ग्रुप 66 क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों मेरे जो मैंने वीडियोस बनाए हैं हर यूनिट वाइज उनके अंदर अवेलेबल हैं, यही टॉपिक्स मैंने सिलेक्ट किए थे और यहीं से हरियाणा बोर्ड भी सैम्पल पेपर में क्वेश्चन डाल रहा है। तो ये मतलब हमारे जो वीडियोज़ हैं उनके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो उनको ज़रूर करें यूनिट वाइज वीडियोज़। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट पूछा है आपसे, आपको दिए कौन कौन से हैं बच्चों, दिए हैं आपको एक तो H2O दिया है, एक H2S दिया है, एक H2SE दिया है और एक H2TE दिया है, उससे टीपो ग्रुप 16 होता है, उससे टी और PO भी होता है लेकिन उसको हम स्टडी नहीं करते। तो इनमें सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट क्या इसका होगा बच्चों, वैसे टॉप टू बॉटम चलने पर साइज बढ़ता है, तो साइज बढ़ने से क्या होता है वीक वंडरवाल फोर्सेस बढ़ती है, उनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वैसे देखा जाए तो होना किसका हो, सबसे नीचे वाले का होना चाहिए, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, मतलब सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होना चाहिए, H2O का होना चाहिए, क्योंकि सबसे छोटा साइज, सबसे कम वीक वंडरवाल फोर्स और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन होता क्या है बच्चों, H2O के अंदर होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से H2O का बॉइलिंग पॉइंट इन तीनों से क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो H2O से यानी H2O का बॉइलिंग पॉइंट तो हाइड्रोजन की बॉन्डिंग की वजह से क्या हो गया, इन तीनों से ज़्यादा हो गया। तो फिर इन तीनों में सबसे छोटा कौन है, फिर इन तीनों में सबसे छोटा है हमारा H2S। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा बच्चों, इसमें H2S का होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, अगर आपसे सबसे ज़्यादा पूछता तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट H2O का होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, लेकिन सबसे कम पूछा है तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट हमारा H2S का होगा इसके अंदर। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा बच्चों, H2S आंसर आएगा, मतलब सी ऑप्शन इसका है, डी ऑप्शन इसका आंसर है, डी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सेवंथ क्वेश्चन। अगर देखें सेवंथ क्वेश्चन कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है आपसे, किसका ज़्यादा रिड्यूसिंग कैरेक्टर है। अभी आप चेक कर लेंगे ग्रुप कौन सा है, ग्रुप है बच्चों ये SBPBI AS, ये हमारा ग्रुप नंबर 15 है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक AS, एंटीमनी SB और बिस्मिथ BI। अब रिड्यूसिंग करेक्टर किस पे बढ़ता है बेटा, टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग करेक्टर बढ़ता है, टॉप टू बॉटम, क्योंकि जब हम चलेंगे तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ने से बॉन्ड की लेंथ बढ़ती है, बॉन्ड की लेंथ बढ़ने से बॉन्ड को ब्रेक करना ईजी हो जाता है, जल्दी ब्रेक होगा, और जल्दी ब्रेक होगा तो उसका बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा, मतलब हाइड्रोजन जल्दी निकलेगा, और जितनी जल्दी हाइड्रोजन निकलता है उतना ही ज़्यादा रिड्यूसिंग करेक्टर होता है। तो रिड्यूसिंग करेक्टर और एसिडिक करेक्टर बच्चों टॉप टू बॉटम दोनों ही बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन मेरे वीडियो में अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं P ब्लॉक वाले वीडियो के अंदर। तो ये कैसे देखें, तो रिड्यूसिंग करेक्टर सबसे ज़्यादा इसमें किसका होगा, सबसे नीचे वाले का, मतलब BI का इसका आंसर होगा, क्योंकि सबसे नीचे BI है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, टॉप टू बॉटम बिस्मिथ रिड्यूसिंग करेक्टर इंक्रीज होता है, सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग करेक्टर होगा बिस्मिथ का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलरलेस, इसमें कौन सा कलर है, कौन सा कलरलेड है। तो बच्चों ये पता लगाने के लिए ये भी मैंने सारे क्वेश्चंस वीडियो में आप चेक कर सकते हैं बच्चों, A to Z क्वेश्चंस हैं वीडियो में ये जो मैंने बनाए हुए हैं यूनिट वाइज। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इन कलरलेस, कलरलेस कौन सा होता है बच्चों, कलर और कलरलेस का पता लगाने के लिए क्या करते हैं, जिनके अंदर हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो या सारे के सारे पेयर्ड हों या फिर इलेक्ट्रॉन ही ना हो तो वो कलरलेस होते हैं, या फिर जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कलर्ड होते हैं। जैसे कि इसके अंदर अगर आप देखें Fe2 पॉजिटिव, Fe इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करने का तरीका होता है बच्चों, सचिन टाई वाला क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतो।
अब जैसे मुझे Fe का करना है तो Fe कौन से नंबर पे आ रहा है, छठे नंबर पर आ रहा है। आप देख सकते हैं सचिन टाई वाला क्रिकेट में फिर छठे नंबर पे आ रहा है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d6 4s2। और अब हम अगर 3d6 बनाएंगे, अगर हम 3d6 बनाएंगे तो 3d6 कैसे बनेगा, आप देखें 3d6 बनेगा ऐसे 1 2 3, ये 1 2 3 4 5 और ये 6, 3d6 छठा इसमें आ गया। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये कलर्ड कंपाउंड होगा जिसके अंदर कलर, इसका मतलब हम सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखेंगे जिसके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे या फिर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो वो कलरलेस होगा। इसका आंसर वैसे स्कैंडियम 3 पॉजिटिव आएगा, करके दिखाता हूँ मैं। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक, स्कैंडियम हमारा पहला एलिमेंट है, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3d1 4s2। और अब हमारा ये क्योंकि स्कैंडियम 3 पॉजिटिव है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये निकल गए, 1 इलेक्ट्रॉन ये निकल गया, तो हमारा बन गया 3d0 और 4s0। आप देख सकते हैं इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं अवेलेबल, और जब इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। तो स्कैंडियम 3 पॉजिटिव इसका कलरलेस होगा, ये इसका आंसर आएगा स्कैंडियम 3 पॉजिटिव। उसके बाद पूछ रहा है विच मेटल हैज़ हाईएस्ट डेंसिटी, सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है बच्चों हमारी ऑस्मियम की। ये क्वेश्चन भी मेरे वीडियोज़ में अवेलेबल है, सारे अवेलेबल हैं टोटली, अगर आप चेक कर सकते हैं चाहे तो। वीडियो पहले बने हुए हैं, ये सैम्पल पेपर बाद में इशू हुआ है। उसके बाद देखें अगर आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CONH3 का होल 6 Cl3। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, CONH3 का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बच्चों, ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर जो सब CONH3 का 6 है हमारा, ब्रैकेट के अंदर सबसे आगे वाला जो एलिमेंट होता है उसको बोलते हैं सेंट्रल मेटलाइन, और उसके साथ जितने भी लीजेंड्स अटैच हैं उन लीजेंड्स को बोलते हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अब आप देख सकते हैं CO के साथ कितने लीजेंड्स अटैच हैं, 6 अटैच हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा बच्चों, 6 आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है CrH2O का 6 Cl3 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे बच्चों, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, जिसका हमारा क्या है हमारे पास CrH2O का 6 और बाहर है हमारा Cl3, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है बच्चों उसको हम x मान लेते हैं। तो मैंने इसको x मान लिया, प्लस H2O पर कोई चार्ज होता नहीं होता, 6 इंटू में 0, जिस पे कोई चार्ज नहीं है उसका 0। Cl पे कितना चार्ज होता है -1, तो -1 इंटू 3 -3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या आ गया हमारा, ये 6 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो x -3 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू +3। इसका आंसर +3 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, +3 आंसर आएगा इसका, ये इसका बी आंसर हो जाएगा। तो ये 11th क्वेश्चन का आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 12th क्वेश्चन कह रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच शो कंप्लीट स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन। बच्चों इन्वर्जन क्या होता है, SN2 के अंदर कंप्लीट इन्वर्जन होता है और SN1 के अंदर हमारा रेसिमाइजेशन होता है। ध्यान रखें SN2 के अंदर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, मतलब पलट जाता है, अगर डेक्स्ट्रो तो लीवो हो जाता है, लीवो है तो डेक्स्ट्रो हो जाता है। और SN1 के अंदर दोनों का मिक्सचर बनता है, डेक्स्ट्रो लीवो का मिक्सचर, जिसको हम रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें इन्वर्जन होगा। अब SN2 कौन देता है बच्चों, 1 डिग्री सबसे ज़्यादा, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। तो आपको बस ये चेक कर लेना है कि 1 डिग्री कौन सा है इसमें। आप देख सकते हैं सबसे सिंपल 1 डिग्री, ए ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये 1 डिग्री है, प्राइमरी है, क्योंकि जिस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच है वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, एक भी कार्बन से अटैच नहीं है। तो ये 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री होने की वजह से ये क्या होगा, जो इन्वर्जन होगा वो इसी में होगा। तो ये 1 डिग्री होने की वजह से CH3Cl हमारा SN2 रिएक्शन दिखाएगा और SN2 में कंप्लीट इन्वर्जन होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस फॉलोइंग मोस्ट एसिडिक कौन होगा, इनमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा बच्चों। देखो आपको पता है बच्चों, ये फिनोल है, ये बेंजोइल अल्कोहल है, ये साइक्लोहेक्सेनोल है और ये मेटाक्लोरोफिनोल है। तो आपको पता होना चाहिए अल्कोहल और फिनोल में ज़्यादा एसिडिक कौन होते हैं, फिनोल ज़्यादा एसिडिक होते हैं। सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक में एसिडिक होते हैं बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड नंबर 1 पर, दूसरे नंबर पर एसिड होते हैं फिनोल और तीसरे नंबर पर एसिडिक होते हैं अल्कोहल। तो सीधी सी बात है, हमें इसके अंदर 4 ऑप्शन दिए और 4 ऑप्शंस के अंदर 2 तो हमारे अल्कोहल हैं, बेंजाइल अल्कोहल, ये गलत, ये नहीं होगा, मतलब साइक्लोहेक्सेनोल ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि फिनोल ज़्यादा एसिडिक होते हैं अल्कोहल से। तो ऑप्शन सी में फिनोल है और ऑप्शन डी में भी मेटाक्लोरोफिनोल है। इन दोनों में चेक करेंगे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा। तो एक तो फिनोल, ये फिनोल हो गया बेंजीन के साथ OH, और मेटाक्लोरोफिनोल मतलब यहाँ पर मेटा पोजीशन पर Cl लग गया। तो मेटाक्लोरोफिनोल ज़्यादा एसिडिक होगा बच्चों, क्योंकि Cl ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो मैं आपको बताता रहता हूँ कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो होते हैं बच्चों, वो एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाते हैं
और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसडी कैरेक्टर को घटाते हैं। डी से डोनेटिंग, डी से डिक्रीज, तो इसका मतलब इसके अंदर जो ज़्यादा एसडी कैरेक्टर होगा वो किसका होगा, वो मेटा क्लोरोफिनोल का होगा, क्योंकि क्लोरीन हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 14 क्वेश्चन, विलियमसन सिंथेसिस इज यूज टू प्रिपेयर, सिंपल सा बात है, ईथर बनाने का काम आती है, क्योंकि रिएक्शन का पूरा नाम ही क्या है, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। नेक्स्ट हमारा है इथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, आईयूपीएसी नेम बताना है हमें एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, तो इसका सिंपल सा आईयूपीएसी नेम क्या होगा, कितने कार्बन है, 1 2, तो इसका हो गया इथेनोइक एसिड, इसका आंसर आ जाएगा इथेनोइक एसिड, इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि दो कार्बन के लिए इथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और COOH के लिए ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 16, इसमें पूछा है कि कौन सा अमाइन हमारा टर्शरी अमाइन है, तो सबके स्ट्रक्चर बना के देख लेंगे। मिथाइल अमाइन देखें, अगर मिथाइल अमाइन क्या हो गया, CH3NH2, ये टर्शरी नहीं है तो 1 डिग्री है, क्योंकि RNH2 हमारा क्या होता है 1 डिग्री। उसके बाद ट्राई इथाइल अमाइन, अगर हम ट्राई इथाइल अमाइन की बात करें तो ट्राई इथाइल अमाइन क्या हो गया बच्चों, C2H5 का थ्राइज, और ये N, ये हमारा टर्शरी अमाइन है, बिल्कुल ट्राई इथाइल अमाइन टर्शरी अमाइन है। इथाइल अमाइन का स्ट्रक्चर बनाएंगे वो भी 1 डिग्री होगा, और टर्शरी ब्यूटाइल अमाइन का अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे, टर्शरी ब्यूटाइल अमाइन का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो भी हमारा टर्शरी हो जाएगा, नहीं वो भी टर्शरी ब्यूटाइल अमाइन का अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो भी हमारा 2 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, ट्राई इथाइल अमाइन, इसका बी आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन डीएनए बट नॉट इन आरएनए, डीएनए में कौन सा प्रेजेंट होता है, मैंने आपको बताया हुआ है एक ट्रिक के माध्यम से, डीएनए के अंदर कौन सा होता है, याद करने का तरीका है बच्चों, तू का मतलब, टी का मतलब थायमीन, और यू का मतलब यूरेसिल। तो डीएनए में कौन होता है, टी मतलब थायमीन होता है, और आरएनए में कौन सा होता है, यूरासिल होता है। और डीएनए में कौन सा नहीं होता, यूटी, उल्टा कर दो, इसको पलट दो, यूरेसिल डीएनए में नहीं होता और थायमीन आरएनए में नहीं होता। तो इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है कि डीएनए में तो है, आरएनए में नहीं है, कौन सा नहीं है, तो डीएनए में के लिए फॉर्मूला क्या है, TU, तू, तो थायमीन तो होता है डीएनए में, लेकिन यूरासिल नहीं होता, तो डीएनए में तो ये विच ऑफ द बेस प्रेजेंट इन डीएनए बट नॉट इन आरएनए, जो डीएनए में तो प्रेजेंट है लेकिन आरएनए में नहीं प्रेजेंट है, तो उसका फॉर्मूला तू, तो डीएनए में थायमीन प्रेजेंट है, इसका आंसर थायमीन आएगा, यूरासिल आरएनए में होता है। डीएनए में कौन सा नहीं होता, यूटी, यूरासिल नहीं होता, और थायमीन आरएनए में नहीं होता, तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, थायमीन आंसर आएगा इसका। उसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग 18 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोसैकेराइड शुगर कौन सी होती है बच्चों, मोनोसैकेराइड शुगर वो शुगर होती हैं जो हाइड्रोलाइज करने पर ब्रेक नहीं होती, बिल्कुल डिसॉल्व हो जाती हैं, फर्दर डिसोसिएट नहीं होती, वो मोनोसैकेराइड होती हैं। ओलिगोसैकेराइड वो होते हैं जो 2 से लेकर 9 तक मोनोसैकेराइड देते हैं, जैसे डाइसैकेराइड में 2 बनते हैं, ट्राइसैकेराइड में 3 बनते हैं। तो इसमें मोनोसैकेराइड कौन सा है, ग्लूकोज मोनोसैकेराइड होता है, क्योंकि वो वाटर में सीधा डिसॉल्व हो जाता है, वो ब्रेक नहीं होता। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, इसका आंसर ग्लूकोज आएगा, ए ऑप्शन आएगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें 18 के बाद, ये 18 क्वेश्चन हमारे ऑब्जेक्टिव है, मल्टीपल चॉइस है। उसके बाद 19 क्वेश्चन हमारा डेफिनेशन वाइज आएंगे बच्चों, 1 लाइनर क्वेश्चन में डेफिनेशंस आएंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पता लग पा रहा है कि पेपर कैसा आएगा हमारा, तो आपके लिए डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट अपने आप हो जाती हैं पेपर के लिए। तो जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 19 देखें बच्चों, स्कॉट की डिफेक्ट कह रहा है। स्कॉट की डिफेक्ट क्या होता है, स्कॉट की डिफेक्ट होता है इक्वल नंबर ऑफ कैटाइंस और एनाइंस जिसमें अपनी नॉर्मल लैटिस साइड से मिस होते हैं, उसको स्कॉट की डिफेक्ट बोलते हैं। जैसे A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव। बच्चों यहाँ पर इसके नीचे A पॉजिटिव के नीचे क्या आना था, B नेगेटिव आना था, वो मिस हो गया। B नेगेटिव के नीचे क्या आना था, A पॉजिटिव आना था, वो भी मिस हो गया। फिर A पॉजिटिव के नीचे B नेगेटिव की जगह A पॉजिटिव। आप देख सकते हैं इसके अंदर एक तो कैटायन मिस है और एक एनायन मिस है, तो जिसके अंदर इक्वल कैटायन और इक्वल एनायन मिस हो उसको बोलते हैं हम स्कॉट की डिफेक्ट। तो स्कॉट की डिफेक्ट हो गया हमारा ये। अगर यहाँ पर हमारा फ्रेंकल डिफेक्ट होता तो फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता बच्चों, यहाँ पर B नेगेटिव तो होता, लेकिन A पॉजिटिव यानी कि कोई भी कैटायन यहाँ से हटता है, शिफ्ट हो जाता है, नॉर्मल लैटिस साइट से मिस हो जाता है और वो शिफ्ट हो जाता है अपनी इंटरस्टिशियल साइट में, तो वो फ्रेंकल डिफेक्ट होता। स्कॉट की डिफेक्ट के अंदर हमारी डेंसिटी डिक्रीज होती है और फ्रेंकल डिफेक्ट के अंदर डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता। तो स्कॉट की डिफेक्ट इसका आंसर क्या आएगा, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायन मिस होते हैं अपनी नॉर्मल लैटिस साइट से। उसके बाद 16 क्वेश्चन है बच्चों, ये कह रहा है व्हाट द रोल डज द मॉलिकुलर इंटरेक्शन प्ले इन एल्कोहल एंड वाटर। एल्कोहल और वाटर के अंदर क्या होता है, मॉलिकुलर इंटरेक्शन क्या रोल प्ले करती हैं बच्चों। एल्कोहल और वाटर के अंदर क्या हो जाती है, C2H5OH, ये हमारा एल्कोहल है, और वाटर क्या होता है हमारा, वाटर होता है हमारा HOH, H2 हमारा हो गया वाटर। तो इसमें O और H के बीच में क्या हो जाती है, इस O और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है यहाँ पर,
तो इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से क्या होता है, ये पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है जब हम इसमें साइक्लोहेक्सेन डालते हैं। तो आप सिंपल से बताएंगे व्हाट रोल डज द मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन प्ले इन द सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। आप इसके अंदर बताएंगे इन अल्कोहल एंड वाटर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, और जब इसके अंदर साइक्लोहेक्सेन डाल देंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है, पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा है आइडियल वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। बहुत सिंपल है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज इलेक्ट्रोलाइट्स विच आर नॉट कंप्लीटली डिसोसिएटेड, विच आर पार्शली डिसोसिएटेड। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होते, वो पार्शली डिसोसिएट होते हैं, थोड़े बहुत टूटते हैं, वो वीक एसिड की तरह होते हैं। इनका एग्जाम्पल होता है CH3COOH। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शली डिसोसिएट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा 22 डिवाइन कोलिजन फ्रीक्वेंसी। बहुत सिंपल है, फ्रीक्वेंसी का मतलब एक सेकंड में होने वाले साइकिल्स, और कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब एक सेकंड के अंदर होने वाले जो कोलिजन्स होते हैं, द नंबर ऑफ कोलिजन्स टेकिंग प्लेस पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम आर इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी, उसे कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 23 क्वेश्चन, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू कोलाइडल सॉल्यूशन। जब भी आप किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देना, एनोड और कैथोड लगा देना। तो कौन सा फिनोमिनन होता है, इलेक्ट्रोफोर्सिस हो जाती है। क्या हो जाता है बच्चों, इलेक्ट्रोफोर्सिस। इसको आपको बुक में इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। एक यूट्यूब बनाते हैं, उसमें मान लो नेगेटिव चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन लिया, और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, एक एनोड लगा दिया, एक कैथोड लगा दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव लगाया, तो मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है कोलाइडल पार्टिकल्स की, किसकी तरफ, एनोड की तरफ। नेगेटिव चार्ज वाले कोलाइडल पार्टिकल पॉजिटिव की तरफ मूव करने शुरू कर देते हैं, जिसको इलेक्ट्रोफोर्सिस कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर क्या हो जाती है, इलेक्ट्रोफोर्सिस हो जाती है। और अगर वो ये कहता कि जब इसमें लाइट पास करते हैं तो कौन सा फिनोमेनन होता है, तो टिंडल इफेक्ट होता। नेक्स्ट बच्चों फिर से हमारा व्हाट आर लीजेंड्स। लीजेंड्स क्या होते हैं, लीजेंड्स क्या होते हैं बेटा, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, या फिर ऐसी स्पीसीज जिनके पास लॉन पेयर हो, मतलब ऐसी स्पीसीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो, या तो वो नेगेटिव चार्ज की टर्म में हो या फिर लॉन पेयर की टर्म में हो, तो ऐसे को बोलते हैं लीजेंड्स बोलते हैं। लीजेंड्स हमारे कई तरह के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है लीजेंड्स की, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, हेक्साडेंटेट, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एम्बीडेंटेट लीजेंड और चिलेटिंग लीजेंड। ये दो बहुत पूछे जाते हैं, एम्बीडेंटेट और चिलेटिंग लीजेंड आप जरूर याद करें। लीजेंड्स क्या होते हैं, तो इसके अंदर की जो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होती हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होती है या फिर लोन पेयर होते हैं, उनको हम लीजेंड्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन, भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन में क्या करते हैं बच्चों, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन के अंदर आप एनिलीन लेते हैं, आपने एनिलीन ले लिया, बेंजीन के ऊपर NH2, इसमें डालते हैं आप HNO2 और HCl डालते हैं, और टेम्परेचर होता है इसका 0 से लेकर 5 डिग्री। तो होता क्या है, वाटर निकल जाता है, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलके तो बना लेते हैं बच्चों 2H2O। ये बना लिया इन्होंने 2H2O। और बचा क्या हमारे पास बाकी बचा बेंजीन के साथ हमारे पास क्या बचा, एक ये N बचा, एक ये N बचा और एक ये Cl बचा। तो N2Cl बच गया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाता है, BDC बन जाता है। तो ये हमारी रिएक्शन है डाई एजोटाइजेशन। इस BDC से हमारी कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, सैंडमेयर होती है, गेटरमैन होती है। ये सैंडमेयर और गेटरमैन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है व्हाट आर द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। ये मैंने कराया हुआ है, सुक्रोज आप मेरे वीडियोस में ये सब कुछ बच्चों, ये सारे क्वेश्चंस हैं A to Z। सुक्रोज की अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या क्या मिलते हैं हमें, एक तो ग्लूकोज मिलता है और दूसरा क्या मिलता है, फ्रक्टोज मिलता है। मैंने बताया हुआ है, उसके अंदर इनको याद कर लें। सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस एक तो ग्लूकोज मिलता है और एक फ्रक्टोज मिलता है। ऐसी अगर माल्टोज की हाइड्रोलिसिस करें हम तो दोनों ही हमारे ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलते हैं। ऐसी लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस करें तो एक तो ग्लूकोज मिलता है और एक गैलेक्टोज मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स आ गए हैं। सॉलिड्स हैव ब्लैंक वॉल्यूम एंड ब्लैंक शेप, सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। सॉलिड्स का डेफिनेट वॉल्यूम होता है और डेफिनेट ही शेप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर 28th क्वेश्चन, द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन रेट लॉ इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है बच्चों, मैं आपको बताता रहता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसके अंदर क्या होता है, जो कंसंट्रेशंस की पावर होती हैं उनका सम किया जाता है। मान लो
कंसंट्रेशन की पावर अल्फा और बीटा है मान लो, तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सम ऑफ द कंसंट्रेशन पावर्स होता है। तो इसका मतलब बच्चों ये हमारा इस बात का बता रहा है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से कि सारी की सारी डेफिनेशंस हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आ रही हैं या फिर वन वर्ड की फॉर्म में आ रही हैं। तो डेफिनेशंस इस बार के पेपर के अंदर अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली हैं, इस बात से में पता लग पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सम ऑफ द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं बच्चों? एक तो होते हैं हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन कहते हैं, और इनर ट्रांजिशन होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? n-2f1 to 14, n-2f1 to 14 और n-1d0 to 1 और ns2। तो ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, n-2f1 to 14, n-1d0 to 1 और ns2। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पूछ रहा है कि K4FeCN6 के अंदर जो आयंस प्रोड्यूस होंगे, द आयंस प्रोड्यूस्ड वो कौन से होंगे? K4FeCN6 के अंदर कौन से आयंस प्रोड्यूस होंगे? ये भी बहुत सिंपल है बच्चों, ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, आपको पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल सॉल्ट में एक फ़र्क होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंप्लीटली ब्रेक नहीं होते अपने आयंस में, जबकि डबल सॉल्ट ब्रेक हो जाते हैं। तो जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो कितने पार्ट्स में टूटेगा? एक तो 4K पॉजिटिव निकलेगा प्लस 4K पॉजिटिव निकलेगा, प्लस में क्या निकलेगा? ये पूरी की पूरी ब्रैकेट निकलेगी। इस पे ये क्या होगा? FeCN6 और इस पूरे पे क्या होगा? 4 नेगेटिव। इस तरीके से ब्रेक होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 31 क्वेश्चन आप देख सकते हैं बच्चों, रिएक्शन है ऑर्गेनिक की CH3Br प्लस AgF। ये कौन सी रिएक्शन है? स्वार्ट्ज रिएक्शन है। सारी की सारी ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। तो CH3Br प्लस AgF में क्या होगा? Br की जगह पे F आ जाएगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें? CH3F बन जाएगा, प्लस में क्या निकल जाएगा? AgBr बन जाएगा। उसके बाद CH3CH2OH और H2SO4, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है 413 केल्विन पर। जो बच्चों एल्कोहल होता है CH3CH2OH, इसके ऊपर अगर आप H2SO4 डालें तो दो तरीके से रिएक्शन देता है। एक तो 443 केल्विन पर तो बनाता है ये ईथीन। 443 केल्विन पे क्या बनता है? ईथीन बनता है। रिएक्शन हर साल आती है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनता है, प्लस में वाटर निकल जाता है। और अगर हम 413 केल्विन पर करें तो 413 केल्विन पर प्रोडक्ट क्या बनता है? ईथर बनता है। आपको बताया हुआ है 413 केल्विन पर क्या बनेगा? ईथर बनेगा। CH3CH2O CH2CH3 प्लस में H2O। वाटर निकलता है इन दोनों के अंदर, क्योंकि H2SO4 क्या काम करता है? वाटर निकालने का काम करता है। बताया था एक बार कैसे बनाइए। CH3CH2OH, एक ये ले लिया, इसमें 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ते हैं बच्चों 430 केल्विन पर, और एक मॉलिक्यूल और ले लिया CH3CH2OH। तो वाटर निकालना है हमें, तो कैसे निकलेगा वाटर? ये HOH मतलब H2O निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा एक तो ये बचेगा CH3CH2O और CH2CH3, CH3CH2O CH2CH3 यानी कि ईथर बन जाएगा हमारे पास, ये फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है बच्चों, IUPAC नेम पूछा है इस कंपाउंड का। ये कंपाउंड का IUPAC नेम कैसे निकालेंगे? CH3CH, जहाँ पर ब्रैकेट लगी, यहाँ पे ब्रैकेट लगी हुई है, इसका मतलब इसको हमें कहीं और एडजस्ट करना है, इसके नीचे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इस CH को मैं कहाँ लगा दिया मैंने? CH3 लगा दिया। इस ब्रैकेट का मतलब यही है बच्चों कि ये स्ट्रेट चेन में ना आके कहीं ना कहीं ब्रांच चेन में आएगा। उसके बाद क्या है? CH2, तो मैंने CH2 लिख दिया। फिर से क्या है? CH2, फिर CH2 लिख दिया, और फिर क्या है? CHO, तो फिर CHO लिख दिया। अब बहुत सिंपल है, लॉन्गेस्ट चेन ये हो गई बच्चों। नंबरिंग कहाँ से होगी? आपको पता है CHO को हमेशा नंबर 1 ही मिलता है। COOH CHO CO नहीं COOH CHO CO CL और CN को हमेशा नंबर 1 देना होता है। 1 2 3 4 5, तो ये हमारा हो गया 4 मिथाइल, ये हो गया 4 मिथाइल। और कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, तो पेंटेन 1 अल, 4 मिथाइल पेंटेन 1 अल इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा है, IUPAC नेम बताना है बच्चों इसका। K3CrC2O4 का होल थ्राइस, K3CrC2O4 का होल थ्राइस। तो बेटा नेमिंग कैसे करते हैं IUPAC नेमिंग? आगे वाला पॉजिटिव, पीछे वाला नेगेटिव। सबसे पहले नेमिंग होती है कैटायन की। तो कैटायन में कौन है? के का नाम क्या हो जाएगा? पोटाशियम। तो इसका नाम लिख देंगे पोटाशियम, क्योंकि पोटाशियम काउंटर आयन है, ब्रैकेट के बाहर है, तो हमें ये नहीं बताने होते कि 2 है 3 है, कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ब्रैकेट की नेमिंग करते हैं बच्चों। ब्रैकेट के अंदर पहले नेमिंग किसकी होती है? लीजेंड की। आगे वाला होता है ब्रैकेट में सबसे सेंट्रल मेटलाइन, और पीछे वाले होते हैं लीजेंड। तो पहले लीजेंड की नेमिंग होगी। लीजेंड क्या है बच्चों? यहाँ पर C2O4। C2O4 मतलब नाम होता है ऑक्जेलेट। कितने हैं? 3 है, तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई। C2O4 का मतलब ऑक्जेलेट।
पोटाशियम ट्राई ऑक्सलेट, और लास्ट में नेमिंग होती है सेंट्रल मेटल आयन की, Cr। अब जब सेंट्रल मेटल आयन की नेमिंग करते हैं तो ये देखते हैं कि पॉजिटिव फॉर्म में या नेगेटिव फॉर्म में है। क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव फॉर्म नेगेटिव फॉर्म में है तो नाम के ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, नाम के पीछे क्या लग जाएगा, 8 लग जाएगा। तो इसका नाम बन जाएगा बच्चों, इसका नाम बन जाएगा क्रोमेट। इसका लिख देंगे हम क्रोमेट, इसका नाम बन जाएगा। और फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, रोमन वर्ड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देंगे। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकलेगी, पोटाशियम पे चार्ज कितना होता है, 1 चार्ज होता है, +1, क्योंकि ये ग्रुप 1 का मेंबर है। तो +1 × 3 +3। Cr पे निकाल लिया बच्चों x। C2O4 ऑक्सलेट आयन पे चार्ज होता है -2, तो -2 3 क्योंकि 3 है तो -6 = 0, तो x = कितना आ गया, +3। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा क्रोमेट के साथ, 3 और लिख देंगे रोमन में। तो इसका आंसर आ गया पोटाशियम ट्राई ऑक्सलेटो और क्रोमेट, इसका आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन सा डिसीज़ होती है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बच्चों डिसीज़ होती है हमारी रिकेट्स। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। तो ये बच्चों हमारा हरियाणा बोर्ड के द्वारा ऑफिशियली इशूड सैम्पल पेपर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात इससे ये है कि इसमें क्वेश्चन रिपीट होने के पूरे चांसेस हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इससे आपको ये पता लग रहा है कि किस तरीके का पैटर्न आएगा पेपर का। हालांकि बच्चों केमिस्ट्री का पेपर थोड़ा सा इससे कहीं ज़्यादा टफ आता है, ये बहुत ईजी दिया हुआ है, लेकिन फिर भी क्योंकि पॉसिबिलिटी सभी चीज़ों की है तो इसमें से क्वेश्चन रिपीट ज़रूर होंगे। और दूसरी बात यह है कि जितने भी क्वेश्चंस थे बच्चों, ये सारे के सारे जो मैंने यूनिट्स की, मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है चैनल के ऊपर अपने, उस प्लेलिस्ट के अंदर सारे के सारे यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ट्रिक दी हुई हैं, पर यूनिट हर यूनिट की दी हुई हैं। ये सभी क्वेश्चंस वहीं से आ रहे हैं, तो इसको करने से आपकी अच्छे मार्क्स गेन करने की बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ जाएगी। थैंक यू वेरी मच।